नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष कुमार और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। आज बिहार स्पेशल में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन बिहार का इतिहास और उसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख विदेशी यात्री जो कि बिहार में आए हुए थे। उसके साथ साथ बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी जानेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज बिहार आया। सेल्यूकस जो है सीरिया का शासक था। मेगास्थनीज जो है 315 ईस्वी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज की एक रचना है इंडिका, बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिका किसकी रचना है, किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने। और इस पुस्तक में पाटलिपुत्रा नगर और उसके प्रशासन की विस्तृत चर्चा की है। उसने पाटलिपुत्रा नगर को पॉलीब्रोथा नाम से संबोधित किया और सोन तथा गंगा के संगम पर स्थित तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा नगर बताया। उसने पाटलिपुत्रा को उस समय का सबसे बड़ा नगर बताया है। किसमें? इंडिका में। दूसरा जो आया था वो आया था सेल्यूकस का ही दूत डिमोक्लिस या डाइमेकस। डिमोक्लिस जो है चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक सेल्यूकस के दूत के रूप में कार्य कर रहा था। और डिमोक्लिस या डाइमेकस ने पाटलिपुत्र और भारत के बारे में एक वृत्तांत लिखा था। अगला जो यात्री है वह है चीनी यात्री फाहियान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फाहियान का जन्म चीन के बुयांग नामक स्थान में हुआ था। यह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में 399 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों की खोज के सिलसिले में भारत आया था और 411 ईस्वी तक यहाँ रहा था। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आया था, याद रहेगा। अगला जो है ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उसने 630 से 644 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। उसने अपने यात्रा वृत्तांत CU की नामक पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत जो है CU की पुस्तक में प्रस्तुत किया था। ह्वेनसांग ने सामान्य रूप से भारत के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की विस्तृत चर्चा की है और हर्षवर्धन के संबंध में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की हैं। उसके अनुसार नालंदा उत्तरी भारत का उच्च शिक्षा का केंद्र था। अगला जो चीनी यात्री है इत्सिंग, 7वीं शताब्दी का दूसरा चीनी यात्री इत्सिंग था जो कि 673 ईस्वी में भारत आया था और 692 ईस्वी तक यहाँ रहा था। इत्सिंग ने नालंदा महाविहार में शिक्षा ग्रहण की और उसने विक्रमशिला महाविहार के संबंध में भी चर्चा किया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि कब आया था, कब से कब वह भारत आया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला जो है तिब्बती यात्री आया था, उसका नाम था धर्मास्वामिन। धर्मास्वामिन जो है 13वीं शताब्दी में तिब्बत से नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। उसके अनुसार यहाँ पर तुर्कों के आक्रमण होते रहते थे मगर महाविहार अभी भी सक्रिय अवस्था में था। उसके वर्णन से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि 1197 और 1198 के बीच नालंदा महाविहार का विनाश बख्तियार खिलजी के हाथों हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। अगला जो यात्री है अकबर के शासनकाल में मुल्ला तकिया आया था। मुल्ला तकिया अकबर के शासनकाल में मुल्ला तकिया नामक यात्री जो है जौनपुर से बंगाल तक की यात्रा की और इस क्षेत्र का वर्णन अपने
यात्रा वृत्तांत में किया। मुल्ला के यात्रा वृत्तांत की उपयोगिता सल्तनत काल बिहार के इतिहास के अध्ययन का स्रोत के रूप में है। अगला जो यात्री था ईरानी यात्री था, उसका नाम था अब्दुल लतीफ। मध्यकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में अब्दुल लतीफ भी था, जो कि ईरान का रहने वाला था। अब्दुल लतीफ का संरक्षक जो है शाहजहां का ससुर आसफ खान था। सीता कुंड के बारे में अब्दुल लतीफ चर्चा करता है। सीता कुंड कहाँ है? राजगीर में। अगला यात्री था ईरानी यात्री, जिसका नाम था मोहम्मद सादिक। 1619 से 1620 ईस्वी में जब मोहम्मद सादिक के ईरानी पिता पटना में दीवान खलीसा के पद पर नियुक्त हुए थे, तो वह भी उनके साथ पटना आया और 4 वर्ष यहाँ रहा। शाहजहां के समय में मोहम्मद सादिक ईरानी ने अपने यात्रा विवरण में लिखा, जो सुबह सादिक के नाम से जाना जाता है। तो ईरानी यात्री जो है मोहम्मद सादिक, उसके यात्रा वृत्तांत का नाम है सुबह सादिक। क्या नाम है? सुबह सादिक। और किसके शासनकाल में आया था? शाहजहां के शासनकाल में आया था। और कितने वर्ष रहा था? 4 वर्ष रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखेंगे। अगला जो यात्री है वो भी ईरान से था, उसका नाम था मुल्ला बहबानी। मुल्ला बहबानी एक ईरानी जो है धर्माचार्य था, जिसने बिहार की कई यात्राएं की और बाद में पटना में बस गया। मुल्ला बहबानी राजमहल, भागलपुर, मुंगेर, पटना, सासाराम के बारे में अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है, जिसे मीरात ए अहवल ए जहानामा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ईरानी यात्री मुल्ला बहबानी, जिसकी यात्रा वृत्तांत का नाम था मीरात ए अहवल ए जहानामा, और पटना के संदर्भ में उसने विस्तृत जानकारी दी है। मुल्ला बहबानी के समय में पटना को अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता था। मुल्ला बहबानी के समय में पटना अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता था। मुल्ला बहबानी पटना को जैतुल हिंद, यानी कि इसका मतलब होता है भारत का स्वर्ग, कहता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला यात्री था अंग्रेजी यात्री, जिसका नाम था रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच एक अंग्रेजी यात्री था। उसने 1585 से 1587 ईस्वी के मध्य मुगल भारत का भ्रमण किया था। इसने पटना नगर का वर्णन सविस्तार से किया है। उसने पटना के वस्त्र, अफीम और चीनी उद्योग का भी वर्णन किया है। अगला व्यक्ति था अंग्रेजों का व्यापारिक अधिकारी पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो है अंग्रेजों का व्यापारिक अधिकारी था, जो शाहजहां के आरंभिक शासनकाल में भारत आया था। वह यहाँ पर 1628 से 1634 ईस्वी तक रहा था। 1632 ईस्वी में वह पटना आया, क्योंकि उस समय यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उसके अनुसार पटना उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र था। उसने एक विशेष प्रकार की कश्ती मयूरपंखी का भी वर्णन किया है, जिसमें दोनों ओर 20-30 पतवारें होती थी, जो अनेक रंगों की रंगी होती थी। पीटर मुंडी ने बिहार के लोगों में प्रचलित पान एवं सुपारी की प्रथा की भी चर्चा की है। पीटर मुंडी ने बिहार के लोगों में प्रचलित पान एवं सुपारी की प्रथा की भी चर्चा की है। अगला जो यात्री था हॉलैंड से आया था, उसका नाम था मैनरिक। हॉलैंड का यात्री मैनरिक। मैनरिक जो है हॉलैंड का यात्री था, जो कि 1612 ईस्वी में 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत आया था। यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग के बारे में भी मैनरिक ने चर्चा की है। उत्पादित सुंदर सूती वस्त्रों का निर्यात ईरान और मध्य एशिया में किया जाता था। अगला जो यात्री था वह एक अंग्रेज चिकित्सक था, उसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है 1670
और 1671 ईस्वी में बिहार आया था। इस समय बिहार जो है भीषण अकाल की चपेट में था। मार्शल ने बिहार की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसने अन्य यात्रियों की भांति बिहार के चीनी व्यापार, नील व्यापार एवं वस्त्र व्यापार के बारे में भी लिखा है। तो डेट याद रखेंगे, 1670 से 1671 ईस्वी में बिहार आया था। अगला जो है वह फ्रांसीसी यात्री था जिसका नाम था जॉन ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर लगभग 1665 से 1666 ईस्वी में पटना आया था। वह बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, लगान आदि के साथ व्यापार तथा पटना में हॉलैंड निवासियों, जिन्हें डच बोला जाता है, द्वारा सोरे के व्यापार की भी चर्चा करता है। अब अगला है इटालियन यात्री था जिसका नाम था मनुची। मनुची जो कि शाहजहां के परवर्ती काल में 17वीं शताब्दी में पटना आया था। उसने पटना के व्यापार एवं वाणिज्य के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी है। इसने पटना के सोरा व्यापार के बारे में भी लिखा है। उसके अनुसार पटना में बहुत ही सुंदर उजला सूती वस्त्र बनाया जाता था। अगला जो है अंग्रेज पादरी था जिसका नाम था बिशप छीवर। यह अंग्रेज पादरी था जो कि 1824 ईस्वी में गंगा नदी के मार्ग से पूर्वी भारत की यात्रा करता हुआ बिहार के अनेक नगरों से गुजरा था। तो अंग्रेज पादरी बिशप छीवर बिहार कब आया था? 1824 ईस्वी में। आगे हम लोग जानते हैं प्राचीन बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व थे प्राचीन बिहार के? सबसे पहले व्याकरण के शास्त्री हैं पाणिनि। सबसे पहले व्याकरण के शास्त्री हैं जिनका नाम था पाणिनि। पाणिनि प्राचीन भारत के विख्यात व्याकरण शास्त्री थे। उनकी प्रसिद्ध कृति अष्ट अध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और 3863 सूत्र हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अष्ट अध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की। ठीक है, अष्ट अध्यायी में कितने अध्याय और कितने सूत्र हैं ये भी पूछे जाते हैं। तो 8 अध्याय और 3863 सूत्र है। संख्या दर्शन को वैज्ञानिक रूप देने वाले कपिल। आख्यायिकाओं के आधार पर उनका जन्म जो है मधुबनी जिले के वर्तमान कपिलेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। इसे कपिल का आश्रम भी कहा जाता है। कपिल के दर्शन का सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ है सांख्य कारिका। सांख्य दर्शन का उद्देश्य तत्व ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति है। अगला जो है कौन थे? न्याय दर्शन को तार्किक रूप देने वाले गौतम मुनि। गौतम मुनि का संबंध भी बिहार से था। गौतम का न्याय सूत्र भारतीय तर्कशास्त्र की अप्रितम देन है। न्याय दर्शन को तार्किक एवं व्यवस्थित रूप देने का श्रेय गौतम या अक्षपद को दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारत का महान चिकित्सक जीवक। जीवक जो है प्राचीन भारत के महान चिकित्सकों अत्रेय, चरक, सुश्रुत की श्रेणी में जीवक भी आते थे। वे प्राचीन मगध राज्य के रहने वाले थे। जीवक के जन्म के संबंध में पाली स्रोत के आधार पर कहा जाता है कि वे राजगृह की नगरवधु सालवती का पुत्र थे, पर गिलगिट से प्राप्त पांडुलिपियों में उन्हें राजगृह के एक व्यापारी की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न बिंबिसार के पुत्र बतलाया गया है। हरेक वंशीय मगध के शासक बिंबिसार के पुत्र अभय ने उनका लालन पालन किया था, इसलिए उन्हें कौमार्य मृत्यु जीवक भी कहा जाता है। गिलगित से प्राप्त
पांडुलिपियों के अनुसार जीवक के गुरु तक्षशिला के प्रसिद्ध वैद्य आग्रह अत्रेय पुनर्वलु थे। जीवक के गुरु कौन थे? तो अत्रेय पुनर्वलु थे। अगला जो है दार्शनिक थे याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य प्राचीन बिहार के सबसे बड़े दार्शनिक थे। वे राजा जनक की सभा के प्रधान दार्शनिक, शुक्ल यजुर्वेद सहित शतपथ ब्राह्मण, वृद्ध दार्यक, याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता तथा योग दर्शन के आरंभकर्ता थे। पहली शताब्दी में मिथिला के ब्राह्मण कुल में जन्मे याज्ञवल्क्य के पिता का नाम था ब्रह्मराजा। सूर्य की उपासना से याज्ञवल्क्य वाजस्नेयी संहिता शुक्ल आयुर्वेद के आचार्य हुए। वे योगीश्वर याज्ञवल्क्य के नाम से भी विख्यात हुए। मैत्रेयी और गार्गी इनकी पत्नियां थीं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी और गार्गी। इसमें जो है जो भी इनकी रचना थी उसको आपको याद रखना है। अगले जो हैं कूटनीतिज्ञ कौटिल्य या चाणक्य। चाणक्य का संबंध भी बिहार से था। विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य के नाम से जाने जाने वाले विख्यात कूटनीतिज्ञ चाणक्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के न केवल महामंत्री थे बल्कि राजनीतिक गुरु भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे कौन? चाणक्य, तथा राजनीतिक गुरु भी थे। इसमें से काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र को आज भी प्रशासन एवं राज्य व्यवस्था का एक मानक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र न केवल चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मार्गदर्शक था वरन मौर्य वंश के इतिहास के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें 15 अधिकरण तथा 10 प्रकरण हैं। इसकी खोज पंडित श्याम शास्त्री ने 1909 ईस्वी के में किया था। चाणक्य का जन्म तक्षशिला में एक कुठित नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था। चाणक्य की कथा का विस्तृत प्रतिपादन सोमदेव ने कथासागर तथा ढूंढी राजा ने मुद्राक्षस की टीका में किया है। अगला जो है खगोलविद जिनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का संबंध भी बिहार से है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र, प्राचीन नाम था कुसुमपुर में हुआ था। इन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया। वे गणितज्ञ होने के साथ साथ खगोलविद भी थे। इन्हीं के नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। इन्होंने 499 ईस्वी में मात्र 23 वर्ष की उम्र में गणित व खगोल शास्त्र पर एक शोध ग्रंथ आर्यभट्टियम लिखा था। तो आर्यभट्ट की जो रचना है याद रखना है, क्या है? आर्यभट्टियम। इनके द्वारा पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूमने का समय 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड निकाला गया है, जो कि आधुनिक यंत्रों के माध्यम से निकाले गए समय से मात्र 1 सेकेंड के 10वें हिस्से की भिन्नता रखता है। आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम के अलावे 10 गीति सूत्रम तथा आर्य सठिसत नामक ग्रंथ भी लिखे हैं। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट की रचना याद रखनी है। कौन कौन सी है? एक तो आर्यभट्टियम
दशगीति सूत्रम तथा आर्य सटीसथ। अगले जो है शून्यवाद का प्रतिपादक अश्वघोष अपने महायान स्रोतपाद संग्रह नामक ग्रंथ में इन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया है। माना जाता है कि ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ लेखन विद्या की शुरुआत अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से हुई। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण वहां के शासक को हराकर हरजाने के रूप में अश्वघोष को प्राप्त किया था। अश्वघोष ने बौद्ध साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में की है। अगला जो है कालजयी के रचनाकार वाणभट्ट। वाणभट्ट का भी संबंध बिहार से है। 7वीं सदी के पूर्वार्ध में हुए वाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। वाणभट्ट किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन। ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हर्षचरिता और कादंबरी जैसी कालजयी कृतियों के साथ साथ दुर्गा सप्तक और सूर्य सप्तक की भी रचना की है। वाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे बसा प्रतिकूट नामक नगर में एक समृद्ध वात्स्यायन गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रमान और माता का नाम राज्य देवी था। बौद्ध भिक्षु बुद्ध घोष। आचार्य बुद्ध घोष एक बौद्ध भिक्षु थे। इनका जन्म बोधगया के समीप मोरंड खेटक नामक गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी विद्वता का एक परिचय खेत के शिष्यत्व में ही आरंभ कर दिया था। इन्होंने अपनी विद्वता का परिचय खेत के शिष्यत्व में ही आरंभ कर दिया था। अठकथा के अध्ययन के लिए आचार्य बुद्ध घोष श्रीलंका चले गए। अगला जो है नालंदा महाविहार के आचार्य हैं, जिनका नाम था शांतरक्षित। ये 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासनकाल में नालंदा महाविहार के आचार्य थे। इन्होंने तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दिया। अगले जो है शंकराचार्य के समकालीन दार्शनिक थे। उनका नाम था मंडन मिश्र। मंडन मिश्र मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक मंडन मिश्र शंकराचार्य के समकालीन थे, जिन्होंने न्याय, मीमांसा तथा वेदांत दर्शन की समृद्धि एवं प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। जनश्रुतियों के अनुसार शास्त्रार्थ में वे शंकराचार्य के द्वारा पराजित हुए थे, लेकिन उनकी पत्नी भारती ने शंकराचार्य को परास्त कर दिया था। इनका कर्मस्थली महिषी, जो कि सहरसा जिला के अंतर्गत उग्रतारा मंदिर से दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में प्रमुख है नैष्क्रम सिद्धि, जिसमें बौद्ध धर्म पर करारा प्रहार किया गया था। उनकी अन्य रचनाएं हैं विधि विवेक। तो याद रखना है मंडन मिश्र किसके समकालीन थे? शंकराचार्य के, तथा उनकी पत्नी का नाम था भारती, जिन्होंने शंकराचार्य को परास्त किया था, तथा मंडन मिश्र जो है शंकराचार्य से पराजित हुए थे। और उनकी प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है? नैष्क्रम सिद्धि तथा विधि विवेक। अगले जो हैं दर्शन एवं उपनिषदों के टीकाकार वाचस्पति मिश्र। न्याय दर्शन एवं उपनिषदों के टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध वाचस्पति मिश्र का जन्म मधुबनी जिले के अनहा रठाड़ी ग्राम में हुआ था। उन्हें षष्ठ दर्शन वल्लभ के नाम से भी जाना जाता है। अगले व्यक्तित्व जो है बौद्ध धर्म तंत्र शाखा के उद्भट आतिश दीपांकर श्री ज्ञान।
इनका नाम क्या है? दीपांकर श्री ज्ञान। बौद्ध धर्म तंत्र शाखा के उद्भट आतिश विक्रमशिला महाविहार के प्राचार्य थे। बौद्ध धर्म के तांत्रिक के रूप में प्रचार प्रसार में इनका विशेष योगदान रहा है। अब है दर्शन के प्रकांड विद्वान महामौंद गल्यायन। इनका जन्म नालंदा के पास कोलित ग्राम में हुआ था। बौद्ध साहित्य की इतिवृत्ति के अनुसार राजगृह के पास धर्मद्रोहियों ने इनकी हत्या कर दी। इनकी अस्थियां सांची स्तूप से प्राप्त हुई है। मूर्तिकार धीमन एवं ठिठुपाल, ये पालकालीन सुप्रसिद्ध मूर्तिकार थे। वे मूलतः नालंदा के निवासी थे। पाल काल की कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण और प्रचार प्रसार में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। इनका नाम था धीमन एवं ठिठुपाल। अब जो है नव्य न्याय दर्शन के जनक उदयनाचार्य। उदयनाचार्य का जन्म 984 ईस्वी में वर्तमान समस्तीपुर जिला के अंतर्गत करियन गांव में हुआ था। उन्होंने नव्य न्याय नामक दर्शन के एक नई पद्धति को जन्म दिया। इस पद्धति के विषय में उन्होंने अपनी पुस्तक कुसुमांजलि में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। जगत की उत्पत्ति उन्होंने अणु से माना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।